और देख हो गया वो सब जोड़ना तो पहले पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज है इंडिया और रसिया के बीच एक्सरसाइज इंदिरा गांधी है ना ऐसा बने चाइना हिट्स बैक फिर एक है चाइना जो क्या ना अमेरिका ने क्या लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए ना उसके आधार पर चाइना ने भी लगा दिया उसके ऊपर जितना उस पर 34% लगाए चाइना पर मतलब कि चाइना ने उसके ऊपर इतने लगा दिए फिर बाद में पढ़ेंगे वक्फ बिल के बारे के अंदर वापस फिर मोदी और जो उनका जो राष्ट्र अभी बांग्लादेश के जो वर्तमान के अंदर वो उनका राष्ट्रीय एडवाइज़र वो कौन है मोहम्मद यूनुस उसके बारे में फिर ग्लोबल साउथ के बारे में फिर ट्रांसजेंडर के बारे में पहला क्या है एक्सरसाइज इंदिरा एक्सरसाइज कौन सा जो पहले बताया था मैं एक एक्सरसाइज क्या होती है एक्सरसाइज 2 मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वो हो सकते हैं मिलिट्री तो ग्रुप्स मतलब 2 सेनाओं के बीच के अंदर क्या करना प्रशिक्षण करते हैं उनके अंदर युद्धाभ्यास करना या सारी चीज़ें करना ये क्या है एक्सरसाइज है क्या है एक्सरसाइज किस लिए करते हैं 2 सेनाओं के बीच प्रशिक्षण तो उनके बीच आपसी सामंजस्य बैठे उनके अंदर अगर वार्तालाप हो तो उनके आधार पर क्या हो अब कहीं पे इमरजेंसी के अंदर किसी की ज़रूरत पड़ गई उनको किसी दूसरे देश की सेना की क्या लेनी है सहायता लेनी है तो उसके आधार कैसे लें फिर अगर एकदम से हमको क्या अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुई फिर जैसे ही वो आए तो फिर हम उसके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा सकते क्या नहीं बैठा सकते सामंजस्य नहीं बैठा सकते उस कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए अगर हम पहले से एक साथ अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हमें उनकी लैंग्वेज उनके टेक्निक उनके बारे के अंदर क्या होगा पता रहेगा हम भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे जिससे क्या होगा सामंजस्य बैठेगा अगर अर्जेंट अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के अंदर क्या होगा हमें हेल्पफुल रहेगा तो एक एक्सरसाइज है इंदिरा एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है रसिया और इंडिया के बीच किस किस के बीच होती है रसिया और इंडिया के बीच ये कब से स्टार्ट हुई थी 2003 से स्टार्ट हुई थी अभी जो इसकी है ना वो कौन सा है जो 14 है ना वो एक्सरसाइज हो रही है 14वीं बार क्या हो रही है एक्सरसाइज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कौन सी है नेवल जो नौसेना करती है ना वो एक्सरसाइज है किस किस के बीच के अंदर इंडिया और रसिया के बीच में एक्सरसाइज का नाम क्या है इंदिरा तो द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 बिटवीन इंडियन एंड रशियन नेवीज वो 28 मार्च को 28 मार्च से 2 अप्रैल तक क्या ये है कौन सी थी 14 क्या है 14वीं एक्सरसाइज हुई है और बाद के अंदर इसके बाद में इतना ही था और देखो ऐसे होते हैं ये हुई है इंडियन ओशन में हुई होती अरे 24 पर ठंडी मार दे दे ये किसके अंदर हुई है भारत और रशिया इंडिया और रशिया के अंदर कब से स्टार्ट हुई थी 2003 से अब कौन सी हुई है 14वीं और कौन सी ये एक्सरसाइज है नौसेना नेवल एक्सरसाइज है देखो ऐसे जल के अंदर क्या है इनसे क्या करना एक्सरसाइज करना मतलब इसके ऊपर ये दागना क्या करना अरे मतलब ये हैं ये चाहे ये रसिया का हो जाए ये इंडिया का हो ये आपसे के अंदर क्या करते हैं अब एक्सरसाइज करते हैं अब ये मतलब यहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें युद्ध जल के अंदर क्या करना हो युद्ध करना तो फिर ये जो गोला एरिया जो कुछ भी दागते हैं कुछ भी करते हैं वो आपसे के अंदर क्या करेंगे दागेंगे और फिर बाद में समझेंगे इससे क्या हो जाएगा युद्ध का कौशल भी दिखाएंगे कि हमारे पास क्या इतनी पावर है तो कोई अदर कंट्री है तो वो मतलब ऐसे अटैक ना करे क्योंकि अगर आपके पास कोई आपको थप्पड़ या आप पावरफुल होते हो तो आपसे क्या झगड़ा मोल नहीं लेता क्यों नहीं लेता क्योंकि आप पावरफुल हो उसके अगर वो तुमसे झगड़ा करेगा तो तुम उसके वापस जो ईंट का जवाब क्या दोगे पत्थर से दोगे अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर बाद के अंदर आपसे कोई भी अटैक कर सकता है तो इसलिए ऐसे इसका भी प्रदर्शित करते हैं इनके माध्यम से कि हमारे पास ये चीज़ें भी हैं कभी भी दिल झाँकने की कोशिश मत करना नहीं तो फिर ऐसा हाल है फिर है जो 2 अप्रैल से ना वो क्या किया है जो ट्रम्प है ना अमेरिका का क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उसने क्या लगा दिए रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिए
रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब होता है अगर भारत है, क्या है, भारत है और ये क्या है, अमेरिका है। अब भारत अमेरिका के ऊपर कितना टैक्स लगाता है, ऐसे लगा लो, यानी कि 52% क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो इसकी उपज में अब अमेरिका भी कितना लगाएगा, 52% लगाएगा। लेकिन अब की बार जो इनमें लगाया ना, इन्होंने क्या दिया है, टैक्स मतलब थोड़ी सी क्या दिया है, डिस्काउंट, कि जो जितना देश मेरे ऊपर लगा रहा है उसका कितना लगाऊंगा, हाफ लगाऊंगा। अगर अमेरिका इंडिया कितना लगा रहा है, 52, तो फिर बाद के अंदर मैं कितना लगाऊंगा उसके ऊपर, 26%। और जो है ना उसने कितना लगाया, चाइना पर कितने परसेंट लगाया, 34। तो उसके ऊपर पहले चाइना कितना लगाता है उसके ऊपर, 68। तो मतलब आधा की। अब की वक्त तो तुम ये लगाना थोड़ा कम कर दो, नहीं अभी तो क्या लगाया मैंने, हाफ लगाई, फिर बाद के अंदर जो जैसा लगाएगा वैसा ही लगाऊंगा। अभी भी किस नीति के तहत लगाएं इसको, रेसिप्रोकल टैक्स के तहत। और इसने क्या किया, अमेरिका को स्वतंत्रता का दिन बताया, लिबरेशन डे, क्या होता है 2 अप्रैल को, कि इसने क्या लगाया, टैक्स। अब चाइना ना उन्होंने फ्राइडे ने क्या लगा दिया, जैसे ही चाइना के ऊपर अमेरिका ने कितने लगाए परसेंट, 34% क्या लगाया, टैक्स लगाया, क्या लगाया, टैरिफ लगाया। वैसे ही फिर थोड़ी देर बाद के अंदर, मतलब दूसरे दिन या आज की तारीख होगी 4, कल चाइना ने कितना लगा दिया उसके ऊपर, 34%। मतलब जो जिनके ऊपर कम था वहाँ पे भी क्या लगा दिया। अब ऐसा होता है किसी के अंदर टैरिफ कम लगाते हैं, किसी के अंदर टैरिफ लगाते हैं, लेकिन 34% तो सबके ऊपर लगा। और ऐसी दम की होती कि जो क्रिटिकल क्या है, मिनरल्स हैं, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। अमेरिका को क्या क्रिटिकल मिनरल्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वो कहाँ से लेता है, चाइना से। तो ऐसे अगर क्रिटिकल मिनरल्स होंगे उनके ऊपर क्या लगाएंगे, और ज़्यादा टैक्स। जो क्रिटिकल कंसेल जो मतलब संवेदनशील हैं, जो लगभग ज़्यादातर नहीं पाए जाते, चाइना के पास ज़्यादा हैं, इसलिए वो क्या करता है, उनका निर्यात करता है। अब चाइना ऐसा बोल रहा है कि ये लगभग और कंट्रियों के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है जितने सस्ती दर पे क्या मिलते हैं, चाइना के अंदर मिलते हैं। अगर तुम हमारे ऊपर क्या लगाओगे, टैरिफ और लगाओगे, तो फिर हम भी क्या करेंगे, जो ये क्रिटिकल हैं, जो संवेदनशील हैं, इनके ऊपर क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। फिर जैसे तुम लगाओगे फिर बाद में तुम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना तुम वहाँ पे लगाओगे इतना तो हम ही कमा लेंगे तेरे से। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। अब जैसे अमेरिका ने कितने परसेंट लगाए, 34% क्या लगाए, चाइना पर क्या लगाए, टैरिफ लगाए, है ना। अब चाइना की कोई चीज़ 100 रुपये में जा रही थी, कोई अमेरिका में पहले कितनी जा रही थी, 100 रुपये की जा रही थी। अब वो अमेरिका में कितने रुपए की भी बिकेगी, 134 में। अब अमेरिका वाले उनको 100 रुपये में ख़रीद रहे थे, अब वो हो गए 134 की। अब क्या खरीदेंगे, उसको कम खरीदेंगे। ऐसे ही क्या चाइना ने क्या लगा दिया, पहले अमेरिका को 100 रुपये में चीज़ थी, अब कितने की होगी, 134 की। तो अमेरिका वाले की चीज़ को क्या चाइना वाले ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। ये भी क्या खरीदेंगे, कम। अब दोनों ही कम खरीदेंगे तो क्या होगा, व्यापार घाटा होगा। अब कोई चीज़ें अब अपनी अपनी चीज़ों को, ये किसको किया कि घरेलू जो क्या है उद्योग हैं, उनको क्या करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, टैरिफ लगाते हैं। लेकिन अब इनसे क्या होगा, व्यापार घाटा होगा, क्या होगा, व्यापार कम होगा। अब खरीदेंगे नहीं कोई चीज़, एक पहले 100 रुपये की मिल रही थी, अब 134 की मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे नहीं। इसके अल्टरनेटिव जो चीज़ क्या है ऐसी है और वो कम में मिल रही है, वो चाइना की है, तो उसको हम ज़्यादा खरीदें। अब अमेरिका के अंदर मार्केट थोड़ा कम है, चाइना के अंदर क्या है, मार्केट ज़्यादा है, तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की चीज़ भी तो वहाँ पे जाती है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्या है, बाजार है, चाइना के अंदर मतलब लोग भी तो, पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए क्या। अब भारत के अंदर अब जो ये टैरिफ लगाई, अमेरिका ने टैरिफ लगाई किसके ऊपर, भारत वालों को। अब ज़्यादा नुकसान किसको होगा इससे, अमेरिका को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, भारत के अंदर, चाइना के अंदर। अब ये क्या करेंगे, कंज्यूम करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे इनकी, क्योंकि ये लगाएं इनके उपज में, हमने भी लगाएंगे इनके ऊपर टैक्स, जैसे चाइना ने लगाई। भारत वालों ने तो अभी ऐसा कुछ किया है नहीं, लेकिन चाइना वालों ने तो क्या कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब अमेरिका की चीज़ें क्या है, वहाँ पे कम बिकेंगी, कम बिकने से क्या होगा, अमेरिका की चीज़ें बिकेंगी कम तो कमाएंगे भी कम, तो क्या होगा, घाटा। तो ऐसी मतलब नीति क्यों अपनानी जिससे क्या हो, घाटा होगा। लेकिन फिर भी उसने क्या है अपनाई है। तो जो ये
अब जो इकोनॉमिक्स है सच है चाइना, जापान, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर लाइकली टू एक्सपीरियंस टेम्परेरी डिक्लाइन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इनसे क्या होगी, भारत की भी और इन जो चाइना, जापान, इंडिया इन सब की भी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि चीज़ें अब कंज्यूम कम होंगी या और दूसरे। अब जैसे चाइना, अब अमेरिका और चाइना के बीच के अंदर क्या लगे, टैरिफ टैक्स लगे। अब चाइना इसके क्या अल्टरनेटिव ढूंढेगा, इसके जो लोग हैं ना, मतलब जो अमेरिका से चीज़ मंगा रहे थे उसकी जगह हम कोई दूसरी जगह से मंगा लेंगे। अब इससे भी किसको ही घाटा होगा, अमेरिका को ही घाटा होगा। ऐसी बात नहीं कि उसको ही घाटा होगा, उसको भी थोड़ा बहुत होगा, चाइना को भी होगा, लेकिन ज़्यादा किसको होगा, अमेरिका को होगा। और उसने क्या बोला कि जो वर्ल्ड के जो एक्सपो टेक्नोलॉजी और कौन कौन सी चीज़ें, जापान और साउथ कोरिया और जो ये है ना ताइवान, इनसे क्या है क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से आते हैं, इनसे आते हैं। जो संवेदनशील जो क्या है, जो संसाधन हैं, जो क्या है खनिज रहे हैं, कहाँ से आते हैं, ताइवान से, जापान से, साउथ कोरिया से, इनसे क्या आते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। लेकिन ज़्यादा कर कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से। अब चाइना भी उन पर क्या लगा दिया, टैक्स। तो समझ में आया आर्टिकल, आएगा। अमेरिका ने कितने % टैक्स लगाया भारत पर, भारत पर 26%, चाइना पर 34%। क्या लगा दिया, कितने अप्रैल से, 2 अप्रैल। इसके अंदर उसने क्या दिया, डिस्काउंट। कितना दिया कि जितने है ना भारत 52% टैक्स लगाता है तो हम कितना लगाएंगे उसके 26। अब जो ये क्या है, चाइना कितना % लगाता है, 68% टैक्स लगाया तो हम कितना लगाएंगे, 34%। ऐसे क्या किया है, टैरिफ लगाए। और चाइना ने भी अमेरिका पर कितनी लगा दी, 34%। अब इनसे क्या होगा, व्यापार संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। और या अब जो अमेरिका ने लगभग सभी कंट्रीज़ पे लगा दी, जो उन पे ऊपर कम लगाते थे टैक्स उनको छोड़ के, और लगभग सभी पे लगा दी। अब तो सभी के बाज़ारों में क्या होगी, थोड़ी अब व्यापार को क्या होगा, कम होगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। अब ऐसा होना कि अमेरिका ने क्या किया, जब इंडिया के अंदर क्या था 1991 के अंदर क्या किया उन्होंने, क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए। कहाँ पे हुए, भारत के अंदर। जैसे आर्थिक सुधार हुए तो उन्होंने क्या किया कि ग्लोबलाइजेशन करो, क्या करो, ग्लोबलाइजेशन करो। फिर LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करो। एक ना इसके अंदर क्या किया गया, निजीकरण करो, फिर क्या करो, वैश्वीकरण करो। अब ये वैश्वीकरण करने से क्या हुआ, एक दूसरे की इकोनॉमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर क्या हुई, अंतर्निर्भर हुई, इंटर डिपेंडेंट हुई। क्यों हुई, क्योंकि वैश्वीकरण से हम कोई चीज़ अगर भारत से क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे या परचेज कर रहे, वहाँ से क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। फिर जैसे वैश्वीकरण हुआ तब और भी हमें क्या दिखे, मार्केट दिखे। जैसे ये हो गया US हो गया, ये हो गया UK हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्या हो गया, जापान हो गया। हमने इनसे भी क्या किया, अब कोई चीज़ हमें भारत के अंदर 100 रुपये की मिल रही है, यहाँ पे 50 रुपये की मिल रही है, तो हमने यहाँ से मंगा ली। अगर कोई भारत के अंदर 200 की यहाँ पे मिल रही थी, 100 की यहाँ से मिल रही, तो यहाँ पे मंगा ली। जैसे जैसे यहाँ क्या हुआ, पूरे विश्व के अंदर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, अपने फायदे के अनुसार क्या करने लगे, व्यापार करने। अब क्या कर रहा है अमेरिका, अब कोई चीज़ जो 100 रुपये की मिल रही थी उसने भारत से क्या कर दी, महंगी कर दी। अब क्या होगा, इससे व्यापार कम होगा। व्यापार का कम होने का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, और क्या इसके ऊपर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर अगर इसने यहाँ पे लगा दी तो इंडिया की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन यहाँ से अब कोई सस्ती चीज़ नहीं खरीद पा रहा है, तो इससे भी क्या होगा, ऐसे। तो दोनों के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, किसका, टैरिफ का। कब लगाए, 2 अप्रैल को। कितने लगा दिए, 26% किसके ऊपर लगाया, इंडिया के ऊपर। चाइना पे कितना लगाया, 30। चाइना भी उसके ऊपर कितने लगा दिया। अभी भारत सरकार ने कोई मतलब वो नहीं लिया कि हम कितने लगाएंगे कितने लगाएंगे। लगभग भारत ऐसी चाइना मतलब वो पॉलिसी अपनाएगा भी नहीं। क्यों नहीं अपनाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, या अपन इस प्रकार से विकसित नहीं है कि हम जैसे का तैसा क्या दे सकें, जवाब दे सकें। जैसे चाइना के ऊपर लगाए, चाइना इतना विकसित है और इतने वहाँ पे क्या है, उसके पास संसाधन है, उसने जैसे का जवाब कैसा दे दिया, तैसा दे दिया, जैसे लगाया वैसे ही कर दिया। हम भी जब पावरफुल हो जाएंगे, अगर होंगे, तो फिर भी हम भी ऐसे क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है,
और जो अमीर तो कुछ भी कर सकता है, गरीब को क्या होना, थोड़ा झुकना पड़ता है। वही बात होती है इनके अंदर, इनके अंदर जो व्यापारों के अंदर। जो अमीर तो भाई जो कुछ भी कर सकता है, जो गरीब हैं उनको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वो भी सीधी अमेरिका की तरह ऐसे कर लें, नीति अपना लें, तो फिर बाद के अंदर वो और भी घाटे में जा सकते हैं। अपनी सारी चीज़ों को सोच समझ के चलना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही थोड़ी होता है। हम क्या इसके कुछ और दूसरे उपाय ढूंढेंगे, ऐसा मतलब नहीं करेंगे जिससे क्या हो अपने को और भी ज़्यादा क्या हो घाटा हो। हाँ, लगाना चाहिए तो लगा सकता है, लेकिन हम लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लगाते हैं। लेकिन ऐसे जो हमें चाइना की तरह क्या नहीं ले सकते, स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले सकते जैसे चाइना ने लिया है। और मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, क्या तो टेबल पे बैठ के करेंगे, नहीं तो फिर बाद के अंदर हम भी क्या लगाएंगे, इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो क्या है विकसित राष्ट्र है। अब बात कर रहे थे हम जो राज्यसभा के अंदर क्लियर हो गया, कौन सा जो वक्फ बिल आया था ना, वो क्या हो गया, वक्फ बिल जो लोकसभा के अंदर, पहले लोकसभा के अंदर गया, लोकसभा के अंदर क्या हो गया, पारित हो गया। किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। जैसे लोकसभा से पारित हुआ, किसके अंदर गया, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा से क्या हो गया, पारित हो गया। अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति मिलने के बाद में ये क्या बन जाएगा, कानून। क्या बन जाएगा, लो। इससे पहले क्या था, ये बिल यानी विधेयक। क्या था, विधेयक। अब ये जब इसे मतलब जब तक ये कानून का रूप नहीं लेता तब तक क्या रहता है, विधेयक। वक्फ बिल आया कब आया, 1954। सबसे पहले वक्फ बिल जो इस्टेब्लिश हुआ था 1995 के अंदर। उसके अंदर मतलब और भी ज़्यादा सख्त अमेंडमेंट हुए, और 2013 के अंदर इसके अंदर और भी इसको क्या दे दिए, एब्सोल्यूट पावर्स दे दिए। अब वक्फ बिल क्या होता है ये पहले भी समझा रखा है, लेकिन और समझा देता हूँ एक बार, कि अगर चर्चा के अंदर है, बार बार आर्टिकल आ रहे हैं तो फिर बाद के अंदर अपन को पता नहीं। वक्फ क्या है, एक ट्रस्ट है। किसका है, मुस्लिम जो रिलीजन है उसका क्या है, ट्रस्ट है। अब ये क्या करते हैं मुस्लिम्स, इसके अंदर या तो इसके अंदर कोई दान करता है, या अब इसका ज़्यादा प्रयोग मतलब ये चर्चा में क्यों है कि ये बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि इसने क्या कर दिया, जो वक्फ वो ट्रस्ट वाले हैं ना, वक्फ बोर्ड वाले, इन्होंने बहुत सारी जगह क्या कर दी, ज़मीनें, ये जैसे कोई भी ज़मीन इनको खाली दिखी या ऐसा कुछ भी दिखा तो उसके ऊपर क्या कर दिया कि ये किसकी है, वक्फ की है, ऐसा सीधा उनके ऊपर क्या कर दिया, दावा कर दिया, जैसे क्लेम कर दिया। अब वक्फ के अंदर एक ये है कि जो जैसे दावा करते हैं इनके अंदर, फिर बाद के अंदर अब किसी ने क्या किया, दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है, तो हम क्या जाते हैं, अमूमन क्या जाते हैं, नाले में जाते हैं कि ये देखो इसके साथ है। लेकिन वक्फ बोर्ड वालों के अंदर क्या सिस्टम कर रखा है कि अगर ये घोषित कर दी तो इनका जो ट्रिब्यूनल बैठता है ये भी उनका खुद का ही है। अगर किसी ने घोषित कर दिया, मतलब वक्फ बोर्ड ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि ये ज़मीन किसकी है, मेरी है। अगर हम वैसे जाते तो इस लैंड के बारे में क्या कहते हैं कि ये किसकी है, फिर तो हम क्या जाते हैं, न्यायालय के अंदर जाते हैं। लेकिन बाद के अंदर वक्फ बोर्ड वालों ने क्या कर रखा है, तुम न्यायालय में नहीं जाओगे, अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या किसके पास आओगे, मेरे पास ही आओगे। और जैसे वक्फ के पास गए, अब किसी ने यहाँ अपनी संपत्ति घोषित कर दी, उसी के पास हम न्याय लेने गए तो वो क्या करेगा, वो तो खुद की, अगर उसको देनी होती तो उसी टाइम दे देता, लेकिन क्या करेगा, अपनी बता देगा। तो फिर बाद के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या हो रहा है, भेदभाव, ये किसी के आधार पर, ऐसा और धर्मों के अंदर कैसे नहीं, और धर्मों के अंदर इस प्रकार से बोर्ड नहीं बने हुए, ये कानून द्वारा बोर्ड बना हुआ है। अगर इसके अंदर कुछ भी होता है तो ये क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। अगर कानून होगा वो तो पंथ निरपेक्ष होगा, अगर ट्रस्ट है वैसे जो जिसके अंदर कानून की पावर नहीं, वो तो तुम किसी, इसलिए क्या कर रहे हैं इसके अंदर संशोधन की। अब ये संशोधन का बिल लाया गया था कब, अभी 2025 के अंदर अभी लाया गया ना, अभी ये कहाँ सबसे पहले संसद में आया, संसद के अंदर पहले कहाँ पे आया, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर डिबेट हुई, फिर बाद में कहाँ पे गया, लोकसभा में से पारित होके राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित होके किसके पास गए, राष्ट्रपति के पास गया हुआ। अगर जैसे इसको स्वीकृति मिल जाएगी ये क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। वक्फ बोर्ड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मुस्लिम ट्रस्ट है, जिसके अंदर इसके अंदर क्या करते हैं, दान देते हैं, अनुदान देते हैं। कौन देते हैं, जो मुस्लिम जो होते हैं, और भी दे सकते हैं, जो मुस्लिम तो देंगे, है ना। और लेकिन ये चर्चा में क्यों है कि उन्होंने बहुत सारी जगह क्या कि अपनी संपत्ति घोषित कर दी, वो संपत्ति उनकी थी नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर दी, संपत्ति घोषित कर दी। और फिर बाद के अंदर इसके अंदर न्याय का सिस्टम ऐसा है कि संपत्ति का, जैसे सचिन की ज़मीन थी, इसको क्या कर दिया, वक्फ बोर्ड वाले ने बोला कि ये मेरी ज़मीन है। अब सचिन कहाँ पे जाएगा,
न्याय के लिए। अब और अदर मामलों में क्या जाता है, न्यायालय में जाता है, लेकिन अब इसको कहाँ पे जाना पड़ता है, वक्फ बोर्ड वालों के पास। वक्फ बोर्ड वाले इतने सारे बैठे हैं, उनमें से एक क्या करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं इधर, लेकिन पार्ट किसके हैं, वक्फ बोर्ड वाले। ये जाएगा इनके पास, वो करवाए कि इसने मेरी ज़मीन ऐसे कर ली। अब वक्फ बोर्ड वालों ने लिए तो न्याय भी कैसे ही मिलेगी आपको, जब हमने वो सिद्ध कर दी तो खुद की, तो ये बोलेगा कि ये किसके है, हमारी है, तो न्याय इसको मिलता नहीं। इसके आधार पे क्या हो रहा है, भेदभाव और ये सारी चीज़ें हो रही है। ये क्या हो रहा है, गलत प्रयोग हो रहा है, सचिन की शक्ति होगा, क्या हो रहा है, गलत प्रयोग हो रहा है। तो इनको क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अभी क्या लाया गया, संसद लोकसभा के अंदर संशोधन अधिनियम लाया गया कि ये पावर इनसे एब्सोल्यूट पावर है वो क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी, और इसके अंदर एब्सोल्यूट पावर छीन ली गई। अब अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर किसी के अंदर कोई विवाद होता है कि नए सचिन की क्या हो गई, मतलब वो ज़मीन छीन ली या बोल दिया कि ये क्या है, वक्फ बोर्ड की है, तो सचिन कहाँ पे जा सकता है, सीधा न्यायालय में जा सकता है। फिर न्यायालय डिसाइड करेगा ये किसकी है किसकी नहीं है। अगर कोई भूमि वक्फ बोर्ड वालों ने क्या की है, ये किसकी है, या मतलब कोई सार्वजनिक क्या थी भूमि थी या गवर्नमेंट की भूमि थी, और वहाँ पे वक्फ बोर्ड वालों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे अब जो वहाँ का कलेक्टर है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा यह किसकी ज़मीन है। पहले ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन अब कौन करेगा, कलेक्टर डिसाइड करेगा ये वक्फ बोर्ड वाले की है या मतलब किसकी है, गवर्नमेंट की है किसकी है। इसके लिए क्या कर दिया, कलेक्टर को क्या दे देगी, पावर। आप भी देखो, समझ में आया। वक्फ बोर्ड कब आया था, 1954 के अंदर, 1995 के अंदर, इसके अंदर 2013 के अंदर इसके अंदर और भी पावर बढ़ाई। 2024 में इसको संशोधन करने के लिए बिल लाया गया था, लेकिन बड़े लेवल पे क्या हुआ, विरोध हुआ, बाद के अंदर वापस ले गया। 2025 के अंदर बिल लाया जो लोकसभा के अंदर लाया, फिर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में चला गया, फिर बाद के अंदर प्रेसिडेंट के पास चला। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट अनुमति देते क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। पहले क्या था, ये विधेयक था, लेकिन जैसे इसको क्या मिलेगा, अनुमति मिलते क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। फिर बाद के अंदर इसके हिसाब से अब कैसे क्या था, इसके अंदर थोड़ी सी रीडिंग कर लेते। पार्लियामेंट ने द अर्ली हाउस द फ्राइडे मॉर्निंग cleared the Waqf Amendment Bill 2025 after nearly 14 hours debate in Rajya Sabha with 128 members voting in favor and 95 against। जब इसके अंदर क्या हुई, वोटिंग हुई, क्या हुई, वोटिंग हुई, तो 128 लोगों ने क्या दिया, फेवर के अंदर क्या दिए, वोट दिए, और 95 लोगों ने क्या दिए, विपक्ष के अंदर वोट दिए। 128 ने क्या दिए, पक्ष के अंदर, और 95 ने क्या दिए, विपक्ष के अंदर। लेकिन 128 मिलते क्या हो गया, ये पक्ष के अंदर, फिर बाद में अंदर ये क्या हो गया, पारित हो गया। इसको जितनी मेजोरिटी चाहिए थी उतनी मिल गई, है ना, द गवर्नमेंट द लॉ द डायरेक्ट द मुस्लिम से। इसके अंदर ऐसे बोला है कि जो मुस्लिम है ना, मतलब इसके अंदर जो भी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज है ना, द गवर्नमेंट द लॉ वाज नॉट डायरेक्ट अगेंस्ट द मुस्लिम बट ओनली एम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू वक्फ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर क्या है कि हमने क्या, जो कानून है उसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं लिया कि इसके ऊपर मुस्लिमों के ऊपर डायरेक्ट हमने क्या नहीं किया, अटैक, ये अटैक नहीं किया कि ऐसे कि मुस्लिमों का है इसलिए उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक। इसके अंदर हमने पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया है, ये अमेंडमेंट किया है, जिसकी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है ना उसके लिए, ऐसे कि उनके अंदर क्या हो, पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम थे इसके लिए उनके ऊपर डायरेक्ट क्या कर दिया, मुस्लिमों के अगेंस्ट कोई मतलब अटैक कर दिया हो या अगेंस्ट कुछ चीज़ें ले आए। फिर ऑपोजिशन क्या लगा रहा है इसके ऊपर, एलिगेशन लगाते रहे, वो लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और मुस्लिम जो मतलब हॉस्पिटल, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है सच बिल्डिंग, जो मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स एंड ये कैन नॉट गिफ्ट, ये इसके अंदर को जो गिफ्ट उफ्ट देते हैं ना, अनुदान को क्या बोल देता, गिफ्ट। अब इनकी क्या होगी, जांच होगी, जांच के अंदर सब जैसे कलेक्टर ये क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे, अगर होगी तो उसको क्या दे देंगे, वक्फ को दे देंगे, नहीं होगी तो उससे ले लेंगे। अब क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब ये सारी बात इसके अंदर, ये कब लाएगा, 1954 इस्टेब्लिश स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल कब हुई, 1954 के अंदर। फिर धीरे धीरे इसके अंदर जो होता गया ये सारी चीज़ें, 1913 ऐसे आया है, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ, 1954 के अंदर। वक्फ एक्ट के अंदर पावर और दी गई 1995 के अंदर, फिर इसके अंदर 2013 के अंदर भी और दी गई। ऐसे वक्फ डेडिकेशन ओनली प्रोडक्ट मुस्लिम दर 5 years you can to वक्फ प्रॉपर्टी और रजिस्टर्ड वक्फ विल रिमेन अनलेस डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिटी फैमिली वक्फ, ये सारी बात जो हमने की हैं वही है। अब इसके अंदर वक्फ मतलब अब जो न्याय देने का काम करेगा ना,
अब इसके अंदर कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। पहले तो क्या था, वक्फ बोर्ड वाले डिसाइड करते थे न्याय, लेकिन अब जो न्याय देने का काम करेगा उसके अंदर कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर। एक तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज, क्या होगा? जिला। और फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा? एक ऑफिसर होगा जो जॉइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी लेवल का होगा। किसका होगा? जॉइंट सेक्रेटरी। और एक क्या होगा? एक्सपर्ट होगा जो मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम कानूनों को जानता है, जो उनके अंदर विशेषज्ञता है। 3 आदमी होंगे। एक तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज होगा। एक क्या होगा? गवर्नमेंट का क्या होगा? ऑफिसर होगा। और एक क्या होगा? जो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। किसके अंदर? मुस्लिम लोग के अंदर। ये 3 जने क्या करेंगे? न्याय देने का काम करेंगे। पहले तो इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न था, सारे मुस्लिम थे, और बाद में के अंदर वो क्या करते थे? न्याय देने का काम करें। लेकिन अब इस जो वक्फ ट्रिब्यूनल है इसके अंदर क्या कर दिया? चेंजमेंट कर दिया। एक तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज होगा। और एक क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, सेक्रेटरी। और एक्सपर्ट होगा मुस्लिम लोग से, और डायरेक्टली हाई कोर्ट। अब इसके अंदर अगर कोई अभी ऐसे कि सचिन की घोषित कर दी क्या कि वक्फ बोर्ड वाले आए और बोले कि ये किसकी ज़मीन है? हमारी है। किसकी है? हमारी है। लेकिन जैसे इसको क्या कर सकता है? जैसे ही सचिन के ऐसे घोषित किए तो सचिन 90 दिन तक कहाँ पे जा सकता है? न्यायालय के अंदर जा सकता है। किसके अंदर? न्यायालय के अंदर जा सकता है और कंसर्न कर सकता है। किसके अंदर? हाई कोर्ट के अंदर। फिर बाद में 90 दिन बाद के अंदर वक्फ बोर्ड वाले ये ध्यान करेंगे। फिर बाद 90 दिन तक तो तुम क्या सीधे डायरेक्टली जा सकते हो, बाद के अंदर तो और भी पावर है। 90 दिन तक नहीं जाओगे, है ना, पर चले जाओगे तुम तो उसी दिन चले जाओगे, है ना। टेक्नोलॉजी एंड सेंटर। अब जो इसकी ये वक्फ बोर्ड की है ना, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना उसको कहाँ पे करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल पोर्टल है ना उसके आधार पर क्या होगी? सारी ज़मीनें क्या होंगी? क्या होंगी? रजिस्ट्रेशन होगी सारी। और इसके अंदर और क्या कौन? पहले तो इसके अंदर जो सुन्नी है और अफगानी है, ओबीसी मुस्लिम है, ये भी सारे इसके अंदर क्या होंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर होंगे। ऐसा नहीं कि ओनली जो एक ही धर्म के अंदर जो सिया हैं वही मिल जाएंगे। सुन्नी भी होंगे, सिया भी होंगे, वोरा भी होंगे, अफगानी भी होंगे, एंड ओबीसी मुस्लिम ये भी इसके अंदर रहेंगे। पर इसके अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम सरकार ने ऐसे कर दी कि अभी एक इसके अंदर प्रोविज़न क्या रखा है कि जो इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग रहेंगे ना, उनके द वक्फ बोर्ड विल इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर फॉर इन इसके अंदर रहेंगे अमंग मुस्लिम मेंबर्स एट लीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन। कि इसके अंदर 2 तो क्या रहेंगी? महिला। चलो ये तो महिला तो रही कोई बात नहीं, लेकिन 2 क्या रहेंगी? नॉन मुस्लिम क्या रहेंगे? लोग रहेंगे। अब जब से ये जैसे राष्ट्रपति को क्या मिल जाएगी? स्वीकृति मिल जाएगी। फिर बाद के अंदर इसके ऊपर मतलब वो कर सकते हैं, वो क्या आर्टिकल 25 का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 का प्रयोग जैसे आर्टिकल 25 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म को मानने का अधिकार और धर्म को मतलब संचालित करने के लिए संगठन ने दिया ऐसा बनाने का अधिकार है। अब किसी अपना हिंदू धर्म है या किसी का मुस्लिम धर्म, अब मुस्लिम धर्म वाले अपने संगठन को अपने आप चला सकते हैं, उसके अंदर किसी दूसरे धर्म के लोगों को घुसाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो आर्टिकल 25 का क्या है? ओवलेशन है। तो इसके आधार पर कहाँ पे जा सकते हैं? वो न्यायालय के अंदर। तो इसके आधार पर इसको चुनौती दी जा सकती है। अब जैसे अभी तो दे नहीं जा सकती, जैसे इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी और एक कानून का रूप ले लेगा तो फिर बाद के अंदर इसको चुनौती दी जा सकती है। किसके आधार पर? इसके आधार और भी कोई, लेकिन अभी जो अपन को जो सीधा सीधा दिख रहा है ये कौन सा है? जो 2 कौन से होंगे? गैर मुस्लिम होंगे जो व्यक्ति, वो भी इनके बोर्ड के अंदर होंगे। लेकिन कोई भी अपन अगर कोई मैनेजमेंट है, कोऑपरेशन अकेडमी में हम चाहें अपना स्वतंत्र निकाय है, अब अपन क्या करें? हम रखेंगे वो रखेंगे। अब तुम इसमें वो क्या कंडीशन रख रहे हो कि इसके अंदर ये भी तुम्हें 2 आदमी रखने पड़ेंगे, वही कोऑपरेशन अकेडमी में चलाएंगे? ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते हो तो क्या है? मूल अधिकारों क्या करो? उल्लंघन करोगे। और मूल अधिकारों को उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएंगे? वो न्यायालय के अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे न्यायालय में पूछेंगे तो फिर बाद में न्यायालय जांच करेगा। ऐसा कोई प्रोविज़न चाहे तो फिर इसको कानून को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। पूरे को नहीं करेगा तो ये 2 प्रोविज़न वाले इनको हटा सकता है। जो भी उचित लगे फिर वो तो बाद की बात है ना। लेकिन अगर हमें कोई भी चीज़ अगर देखे तो ऐसे देख सकते हैं इसको, है ना। हो गया ये ना, वक्फ बिल हो गया। समझ में आया? वक्फ बिल समझ में आया? इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंदिरा एक्सरसाइज। कब से स्टार्ट हुई? 2003 से। और अब भी कौन सी थी इसकी? 14वीं। 14वीं क्या थी? एक्सरसाइज। और फिर बाद के अंदर कौन सा पढ़ा था हमने? ये वक्फ सीधा ही वक्फ आ गए थे कि उससे पहले एक और था ना।
वो 26 भी वो 34% देखो। हाँ वो तो अमेरिका ने टैक्स यूएसए दिया। ने चाइना के ऊपर कितना टैक्स लगाया 34%। 34%। चाइना ने भी अमेरिका पर कितना लगा दिया 34%। 34%। भारत के ऊपर कितना लगाया 26%। किसने लगाया यूएसए ने। कब से लगाया 2 अप्रैल से। ठीक है। फिर है अभी जो बिमस्टिक की क्या हुई थी बैठक, बिमस्टिक है ना, हाँ, तो उसकी क्या हुई थी बैठक हुई थी। उसके अंदर मोदी और जो बांग्लादेश के जो क्या नेशनल एडवाइज़र हैं वो क्या मिले वहाँ पे मिले। बांग्लादेश चीफ एडवाइज़र क्या है, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस कहाँ पे मिले इस मीटिंग के दौरान मिले। अब तो क्या है यहाँ पे ये बांग्लादेश का क्या है जो चीफ एडवाइज़र है इस टाइम के अंदर। और ये किसके, ये कौन है अपना पीएम। इंडिया के पीएम, अपना पीएम है ना। और ये क्या है मोहम्मद यूनुस। अभी इन्होंने क्या, अभी इसने चाइना के अंदर जाके कुछ भारत के बारे के अंदर जो प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी वैसी प्रतिक्रिया दी। चाइना के अंदर ये गया और चाइना के अंदर बोला वहाँ पे जाके ये किसका है, जैसे ये भारत का मैप है, क्या है भारत का मैप है। ये कैसे क्या है भारत का मैप है। अब ये अपना जो ईस्ट वाले क्षेत्र है ना म्यांमार मणिपुर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर क्या है बांग्लादेश। अब उसने कहा कि जो पूर्व के अंदर जो 7 सिस्टर हैं उसका एक्सेस तो लगभग किसके पास है, पूरा बांग्लादेश के पास। ये क्या है लैंड लॉक हैं। अब तो चाइना यहाँ पे मतलब बांग्लादेश के अंदर आए और बाद के अंदर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करे और फिर बाद के अंदर इनकी की तो क्या है इनके पास है। और चिकन के पास भी जो मतलब जगह क्या है इनके पास ईस्ट के अंदर जाने के लिए कम है। तो फिर बाद में ऐसी कुछ प्रतिक्रिया थी जो भारत के क्या डालती हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली थी। तो ये मतलब कंसर्न चल रहा था कि जो मोदी है इनसे बिमस्टिक की जो बैठक होगी इसके अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने निर्णय जो मिलने का क्या किया निर्णय किया, जो वार्ता कोई भी समस्या है, अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान कहाँ पे निकल सकता है, टेबल पर बैठ ही निकल सकता है, वार्ता पर चाय पर ऐसे ही निकल सकता है। हम कोई बैठेंगे तभी तो क्या कर निकालेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो सिटिंग ऐसे द टेंशन द पास्ट 8 मंथ, जो 8 महीने से क्या चल रही है, 8 महीने से फर्स्ट मीटिंग हुई है किसके अंदर, जो ढाका के अंदर चेंज हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साइडलाइन ऑफ द बिमस्टिक रीजनल समिट ऑफ बैंकॉक ऑन फ्राइडे। बैंकॉक के अंदर क्या हुई, ये जो फ्राइडे को क्या हुई थी बैठक हुई थी। इसके अंदर मोहम्मद यूनुस से क्या कौन मिले, भारत के प्रधानमंत्री। और वहाँ पे क्या हुई, विल द बोथ लीडर्स डिजायर द कंसर्न इशू द इंक्लूडिंग इंडिया कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश ढाका डिमांड। जो अभी बांग्लादेश के अंदर क्या चल रही है, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर क्या चल रहा है, अत्याचार है, उनके माइनॉरिटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार करती है। ये मुद्दा किसके सामने उठाया, मोहम्मद यूनुस कि तुम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर क्या नहीं कर सकते, या मतलब जो अल्पसंख्यकों पर क्या हो रहे हैं अत्याचार है उनको क्या करो रोको। और फॉर्मर बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी इशू हैं उनसे संबंधित कंसर्न हुआ। ड्यूरिंग द मीटिंग देर लेट 40 मिनट तक चली। फिर बाद के अंदर जो एसेंजर कमेटी द बांग्लादेश और द बिमस्टिक जो नेक्स्ट और जो बांग्लादेश क्या करेगा, जो बिमस्टिक का जो अध्यक्ष होगा अगली साल जो होस्ट करेगा कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। अभी कहाँ पे हो रहे, बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक कहाँ पे, की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड के, जो थाईलैंड की पीएम है ना, थाईलैंड कहाँ पे है, थाईलैंड के अंदर क्या पे था, बैंकॉक कहाँ पे, थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अंदर किसकी हुई है मीटिंग, बिमस्टिक की। और अगले साल कहाँ पे होगी, जो नेक्स्ट ईयर होगी कहाँ पे होगी, बांग्लादेश के अंदर। और फिर उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भी क्या कहा, कॉन्ग्रेट्स भी किया, किसको किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर यूनुस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हो तुम, होल्ड करने वाले हो, क्या हो, होस्ट करने वाले हो किसको, बिमस्टिक की मीटिंग को। इसके लिए भी ये बात हुई। कहते हैं मोदी यूनि मीटिंग द फ्राइडे द जस्ट आफ्टर कंक्लूजन द 6th समिट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये जो कौन सी जो बिमस्टिक है, क्या है बिमस्टिक है, इसकी कौन सी बैठक थी, 6वीं बैठक थी जो बांग्लादेश के अंदर। ये क्या है मतलब जो मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। क्या है
जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है ना, उसके अंदर क्या है, जो मल्टी से जो मतलब उसका बहुआयामी से क्या करना, मतलब इकोनॉमिक तरीके से टेक्नोलॉजी के रूप से क्या कर सके, एक कॉपरेशन संगठन बनाया कि उसके अंदर इकोनॉमिक रूप से क्या कर सके, सहयोग कर सके, टेक्नोलॉजी से कैसे कर सके, सहयोग करे। जो बंगाल की खाड़ी वाले जो 7 क्या हैं देश हैं, वो मिलके क्या कर सके, कोऑपरेशन बनाया उन्होंने कि इकोनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कर सके, अपन सहयोग कर सकते हैं। और इसके लिए क्या बनाए, वो बनाए द 7 नेशन ग्रुपिंग दैट लिंक साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं। मिस्टर मोदी तो म्यांमार के भी जो कमांडर है जुनता कमांडर एंड पीएम जनरल मिन यांग हिलांग, जो अभी वहाँ के जो है ना, वो मतलब अभी इसके अंदर 2021 के अंदर क्या हुआ वहाँ पे नेपाल के अंदर कॉप हुआ वहाँ पे। जहाँ जो के पी शर्मा आ गए वहाँ पे। अभी जो ये है ना सारे, जो के पी शर्मा हुए, जो मीन क्या है, और ये मोहम्मद उशन, ये सारे फर्स्ट टाइम के अंदर जो अपने जैसे ये उन्होंने पावर में ये का दौरा किया उन्होंने चाइना के अंदर, तो ये किसके फेवर वाले हैं, चाइना के फेवर वाले। तो इन चाइना वाले के फेवर से क्या करना, अपना क्या करना, वार्तालाप से क्या करना, सामंजस्य बैठाना और मतलब भारत के पक्ष के अंदर इनको लाना और कोऑपरेशन के लिए। The A3 leader have the choice to visit China. Well, New Delhi has not issued, मतलब पहली बार इन्होंने कहा पे कि चाइना के अंदर जो मतलब वो प्रेफर किया वहाँ पे जाना। और जो मतलब जो म्यांमार के जन कमांडर हैं उनसे भी क्या मिले, मोदी मिले। नेपाल के के पी शर्मा से क्या मिले, ये सभी मिले। और बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन इसमें देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये 1997 के अंदर क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर। ये इम्पोर्टेंस ऑफ, ये क्या इम्पोर्टेंस है कि 22% क्या करता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इन देशों के अंदर मिला के लगभग 30% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 22%। और जीडीपी के अंदर कितनी सहायता करवाते हैं, 2.60 ट्रिलियन की इनकी जीडीपी है इन सारों को मिला के, है ना। 1/4 एंड द वर्ल्ड ट्रेड एंड एवरीवन 6 एरिया, 6 एरिया हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, ये 6 एरिया, जैसे ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म एंड जो फिश है ना, उनके आधार पर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या इनके अंदर सहयोग करते हैं। किन के अंदर, ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एनर्जी के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, इनके आधार पर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। 3 आर्टिकल पूरे। एक तो क्या था 34% क्या लगाया, चाइना ने टैक्स लगाया, चाइना को यूएसए ने कितने लगाए, 34%। यूएसए ने भारत पे कितना लगाया, 26%। फिर मतलब रसिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी, इंदिरा एक्सरसाइज। उसके बाद में क्या बढ़ा, वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, 1995 में और बढ़ाया। फिर 2013 के अंदर और बढ़ाया, 2024 के अंदर हुआ लेकिन विरोध होने के कारण चला गया। 2025 के अंदर क्या हुआ, वापस आया और पास हुआ, लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। ऑप्शनल प्रायोरिटी क्या कर दी गई इसके अंदर, कानून। और चौथा ये जो मतलब बिम्स्टेक की बैठक के अंदर मोहम्मद यूनुस से कौन मिले, प्रधानमंत्री। और यहाँ पे बॉर्डर इशू उठाया, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या चल रहे हैं, अत्याचार चल रहे हैं, उनके आधार पर ये वार्ता के अंदर ये मुद्दे उठाए गए। और जो म्यांमार के जो ये हैं उनसे मिले, और जो के पी शर्मा ओली हैं, थाईलैंड के ओली, उनसे क्या मिले, थाईलैंड के। जो मतलब नेपाल के जो, उनसे भी क्या मिले, प्रधानमंत्री मिले, बैठक हुई थी, बायलैटरल मीटिंग। और फिर अब कौन सा है, ए केस फॉर द ग्लोबल साउथ इन, जो अभी ये चल रहा है यूक्रेन और ग्लोबल साउथ, ये आज के हैं कि यूक्रेन और जो क्या है रसिया का वॉर है, उसके अंदर ग्लोबल साउथ क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या कर सकता है। अब जो रसिया है, कौन, रसिया 2 टेबल पर बैठने के लिए वो बोलता है कि अगर टेबल के अंदर कोई भी समझौता होगा तो उसके अंदर क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नाटो वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यूरोप तो क्या हो गया, इसके अंदर निष्क्रिय हो गया। तो अब ये भूमिका कौन निभा सकता है, साउथ वाले, साउथ एशिया वाले, ये साउथ वाले जो अफ्रीका, जो भारत, ये सारे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भूमिका निभा सकते हैं। यह कर सकते हैं एक जो शांति जो सेना भेजता है ना, कौन, जो यूएन द्वारा क्या भेजी जाती है, शांति सेना, ऐसी क्या है, पीस कीपिंग
फोर्स बनाए और किसको भेजे, यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर भेजे और टेबल पर बैठाए उनको और वहाँ पे क्या करे, वार्तालाप करे कि तुम्हारे क्या कंसर्न है हमें बताओ, फिर उस आधार पर क्या वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने की क्या की जाए, ट्राई की जाए या कोशिश की जाए। कहाँ पे, यूक्रेन और रशिया के बीच के अंदर शांति स्थापित करने के लिए क्या शांति सेना भेजें। कौन भेजें, जो मतलब ये साउथ वाले हैं, ये सारे मिलके क्या बनाए, एक शांति सेना बनाए और फिर वहाँ पे कहाँ पे मतलब रशिया और यूक्रेन के वॉर को क्या करने के लिए, मतलब उनका मिटाने के लिए या उसको क्या करने के लिए, युद्ध विराम करवाने के लिए क्या करें, एक टेबल पर बैठें कि उनके मुद्दे उठाएं और उन मुद्दों को सॉल्व करने का कार्य करें। ये कार्य यूरोप वाले क्यों नहीं कर सकते कि रशिया चाहता ही नहीं कि वो नाटो वाले इसके अंदर क्या हो, पार्टिसिपेट करें। इसलिए ये आर्टिकल किसने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, जो बहुत अच्छे मतलब वो हैं वो अच्छा आर्टिकल लिखते हैं कभी भी, जो मतलब कोई भी कंसर्न आता है। हाँ शानदार, नॉर्मल क्या है शायद इसको इंग्लिश कम आती है, कैसा कुछ है, बहुत खतरनाक इंग्लिश आती है। इसके इंग्लिश में ही मुद्दे उठते हैं, क्या मुद्दे उठते हैं, एक दिन बता रहे थे ना, लेकिन मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहे क्या है उसका। या तो कुछ ज़्यादा अच्छा लिखते हैं या कुछ ज़्यादा ख़राब लिखते हैं, मतलब कंसर्न बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो मतलब इंग्लिश ऐसा कुछ था पर मेरे को पता नहीं कैसा, लेकिन जो इनकी जो सोच है, जो IR की जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन को लेने के जो उनकी सोच है, थिंकिंग है, वो बहुत ही क्या है, ब्रॉड है और दुनिया को क्या देते हैं, मिरर, जो मतलब आईना दिखाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। शशि थरूर की बात विदेशों के अंदर भी क्या की जाती है, मतलब कंसर्न में ली जाती है, ऐसे नहीं है कि मतलब कोई कह दिया तो ऐसे बोलो। तो ग्लोबल साउथ क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है किसकी, यूक्रेन और रशिया के वॉर को रोकने के लिए। ये सारी बात इसके अंदर नाटो मेंबर द रशियन हैज़ मेड इज ए क्लियर दैट इज ए ट्रोविंग नॉर्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये न क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। और कौन कौन से, इट इज़ ए टाइम फॉर द ग्लोबल साउथ, द अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका टू राइज, इनके अंदर ये क्या कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंडिया तो आते हैं इसके अंदर है ना, ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन ये अफ्रीकन यूनियन, ये रिपब्लिक, सूडान, सोमालिया सारे है ना। और ऐसे फिर बाद के अंदर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है फिर द सुप्रीम कोर्ट राइट टू, जो अभी चल रहा है, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द पब्लिक लाइफ। अभी एक ही जो थोड़े दिन पहले आपने अनुसूची कौन सी पढ़ी है, शेड्यूल कौन सी पढ़ी है, अनुसूची 10, दल बदल, इसमें क्या है, दल बदल का कानून, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। अब इसके अंदर क्या है, दल बदल कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, क्या है, क्या प्रोविज़न थे इसके अंदर कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, एक व्यक्ति है वो दल बदल नहीं कर सकता, 2/3 क्या कर सकते हैं, दल बदल कर सकते हैं, पर नई पार्टी नहीं बना सकते। हाँ नहीं, और 6 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति को मनोनीत होता है तो 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है ना। और क्या था, और इसके एक तो और कोई भी विधि का उल्लंघन करेगा तो उसको अंदर क्या करेगा, उसको मेंबरशिप छीन ली जाएगी अगर वो 15 दिन के अंदर उसने क्षमा नहीं मांगी। और कैसे प्रकार से मतलब इनको हटाया जा सकता है विधायकों को, अगर कोई सांसद बन के, तो एक है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो पीपल्स एक 1952 के अंदर जो एक्ट है उसके आधार पर किया जा सके। एक न्यायालय, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है 2 वर्ष, न्यायालय किसी व्यक्ति को क्या देता है 2 वर्ष की सज़ा दे देता है, तो उसकी क्या हो जाएगा, वो अयोग्य हो जाएगा, किसके लिए, अयोग्य। और फिर आगे वाले 6 साल भी क्या नहीं कर सकेगा, चुनाव नहीं लगेगा। अमृतपाल को 2 साल की दी है, अमृतपाल को 2 साल की दी है जो पंजाब बनाया। हाँ मेरे पर पता नहीं कितने की दी है, 2 है ना, 2 प्लस 6 वर्ष के लिए क्या नहीं लड़ सकता फिर चुनाव। लगभग कितने का हो गए फिर 8 वर्ष, कितने 8 वर्ष। अगर किसी को कितने साल की हो जाती है, 2 साल। राहुल गांधी को भी एक बार सजा हुई थी, लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ, जैसे सजा हुई उनकी क्या चल गई, मेंबरशिप चल गई, लेकिन बाद के अंदर उनकी सजा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो उसकी मेंबरशिप वापस आ गई, किनकी, राहुल गांधी की, ऐसा जो चला था।
अब ये कंसर्न इसके अंदर ये चल रहा है कि सबसे बड़ा, अब ये तो अपन सबको पता है कि एक व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, 2/3 क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेव का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, 15 दिन के हाँ। Citizenship और फिर चाहिए। बाद के अंदर जो 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, कोई मनोनीत सदस्य तो एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और क्या है एक कि अगर किसी व्यक्ति को इस ये भी दल बदल में नहीं है, लेकिन न्यायालय अगर किसी को क्या दे देता है, 2 वर्ष की सज़ा दे देता है। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर है जो 1951 के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर क्या है ये प्रोविज़न है, अगर किसी को 2 वर्ष की क्या दे देता है न्यायालय, सज़ा दे देता है, तो फिर बाद के अंदर उसे वो 6 साल तक क्या नहीं है, 6 वर्ष तक नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर 2 वर्ष की सज़ा देते ही वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ये सारी क्या है, मतलब इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। अब जो ये 4 बातें ना, जो अब दल बदल का निर्णय कौन करता है कि इन्होंने दल बदल किया है कि नहीं किया। अब किसी ने व्हीप का उल्लंघन किया, अब व्हीप का उल्लंघन किया, अब मतलब व्हीप का उल्लंघन करते ही जो पार्टी के लोग हैं वो किसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, कि इन्होंने क्या किया है, दल बदल का, तो मतलब व्हीप का उल्लंघन किया है, इन्होंने दल बदल करने की क्या की है, कोशिश की। अब इसका जो लास्ट जो डिसीजन लेता है ना, वो कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बाध्यकारी नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो अभी जैसे ही बोला और वैसे ही क्या ले ले, उनके ऊपर एक्शन ले ले। अगर किसी को कांग्रेस वालों के था, अगर मैं से मान लो कांग्रेस ने किसी का, मतलब कांग्रेस के सदस्य थे, बीजेपी की सरकार है, अब किसी ने क्या किया, व्हीप का क्या किया, उल्लंघन किया। फिर जैसे कांग्रेस पार्टी वाले ने आते ही बोला, किसको बोला, लोकसभा अध्यक्ष को, कि इन्होंने क्या किए, व्हीप का उल्लंघन किया है, इसको क्या करो, अयोग्य करो, यहाँ से मतलब क्या कर दो, हटा दो। अगर लोकसभा स्पीकर चाहे तो उसी टाइम हटा सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो 5 साल तक भी नहीं हटाए, क्योंकि वो एक्शन लेगा नहीं। जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक क्या होगा, उसको हटा ही नहीं सकता। अब इसको हटा नहीं सकता, इसका मतलब जो एब्सोल्यूट पावर है किसके बाद है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो ये लोकसभा की अध्यक्ष की जो एब्सोल्यूट पावर है, ये क्या की जाए, उससे ली जाए। क्योंकि अगर कोई दल बदल करता नहीं, या तो कोई ऐसा करो कि मतलब ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो। लोकसभा अध्यक्ष किसका रहता है, जिसकी सरकार रहती है उसका क्या रहता है, लोकसभा अध्यक्ष रहता है। अब कौन जो अपोजिशन के वाले हैं वो दल बदल के लिए बोलेंगे या मतलब कि वो करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लेगा। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा का मतलब जो किसी ने मतलब व्हीप का उल्लंघन किया है तो किसके फेवर में क्या होगा, उसका फ़ायदा किसका हुआ, रूलिंग पार्टी को हुआ होगा। रूलिंग पार्टी को अगर 5 साल तक ऐसे फ़ायदा होता रहा तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो बिल हैं वो भी पास होते हैं। और जो मतलब फिर बाद के अंदर तो मतलब ये दल बदल वाला उनके लिए इफेक्टिव ही नहीं रहा, किन के लिए, विपक्ष वालों। तो जो एब्सोल्यूट पावर दे रखी है या की जाए, इनसे क्या जी जाए, छीनी जाए, किससे, लोकसभा अध्यक्ष से। अब इसके अंदर क्या कहेगा, ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2023 के अंदर की जो स्पीकर हैं जो डिक्लाइन तो वो लाल केस से 2007 वाले से किस कहाँ पे कि तो चैलेंज तो किया जा सकता, लेकिन डिसीजन नहीं दे तो फिर क्या होगा, ना डिसीजन ही नहीं देगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर अक्टूबर 2023 के अंदर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर क्या करो, एक तो ऐसी चीज़ की या तो इसको क्या चेंज करो एब्सोल्यूट, या तो किसी ऐसे बनाओ कि जो कोई भी का उल्लंघन करता है तो मतलब कोई अन्य से क्या बना दो, एक मतलब बॉडी बना दो, उसके अंदर वो क्या करे, व्हीप का क्या उल्लंघन या दल बदल का क्या करे, निर्णय ले। लोकसभा अध्यक्ष से क्या ले लो, ये पावर ले लो, इसके ऊपर ये था। समझ में आया। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कौन कौन कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरी पार्टी के अंदर नहीं जा सकता, 2/3 एक साथ जा सकते हैं। और 6 महीने के अंदर मनोनीत सदस्य को एक निर्वाचित जो पार्टी के अंदर सदस्य लेनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को, ये तो दल बदल था, और मतलब किस आधार पर हटाया जा सकता है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके आधार पर अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, तो वो 6 वर्ष तक क्या नहीं सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। और 2 तो 6 + 2 8 वर्ष तक क्या नहीं लग सकता, चुनाव। ये तो समझ में आया। फिर है इसके अंदर पीपल स्टिल वेटिंग टू मूव ओवर द मार्जिन्स दिस। ये तो ऐसे मतलब ले लिया इसको भी ऐसे। कढ़ाई ले भाई हाँ एक मतलब ये मतलब इसको चल लिया है, थोड़ा देता हूँ ना।
अब क्या है 31 मार्च को क्या आती है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। 31 मार्च को आता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। क्या आता है? ट्रांसजेंडर डे आता है। कब आता है? 31 मार्च को। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? कौन होते हैं? कौन होते हैं? नहीं पता? ट्रांसजेंडर वो होते हैं जैसे ये क्या है? ट्रांसजेंडर इनको क्या बोलते हैं? क्या ना? किन्नर ना? हाँ किन्नर। ये किन्नर के इनको क्या बोलते हैं? ये कौन है? मतलब इनके ऊपर हंसना अब इनके अधिकारों के लिए बात कर रही है मतलब सरकार इनको। अब ट्रांसजेंडर में क्या है? बहुत सारी 31 मार्च नहीं है मुझे आपको तो मतलब लगभग डेट है वो। 8 मार्च को क्या आता है? वुमेन्स डे आता है। हाँ। क्या उसी दिन आती हैं क्या लड़कियां? नहीं तू कहीं 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वो कहीं है। अरे तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है। योगा दिवस वाला दिन योगा अच्छा हाँ 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 समझा। मतलब इनके मतलब आपको 3 सेकंड आपको 3 मिनट जाओ से इसलिए रहा है कि इस दिन तो अगर तुम अदर दिन तो कंसर्न नहीं उठा पाते, लेकिन 31 मार्च को तो तुम क्या करो इसके ऊपर पूरा देश विचार करे, इनके मुद्दों पर विचार करे, इनके अधिकारों को लेके विचार करे। अब क्या है बहुत सारे ट्रांसजेंडर उनके ना तो शिक्षा का स्तर उनके इतना है ना उनके पास रोजगार है, या बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि ट्रांसजेंडर को क्या देखा जाता है? भेदभाव की भावना से देखा जाता है। लेकिन हमने आर्टिकल 14 दे रखा है किसी भी आधार पे भेदभाव किया जा सकता है क्या? उसके अंदर प्रोविजन डाल रखा है सेक्स लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है क्या? आधार पे नहीं कह सकता। अब उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर क्या नहीं करोगे? भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन जैसे तुम्हारे पास कोई किन्नर आके बैठती है उसको हीन भावना से देखते हो तुम और बिल्कुल उठ के चले जाते हो। या उसके पास ऐसा विश्वास उसके पास ऐसा व्यवहार करते हो जो क्या है व्यवहार करने में जो डिग्निटी ऑफ लाइफ को क्या करता है? खत्म करता हो। आर्टिकल 21 को क्या करता हो? अबॉलिश करता हो। और आर्टिकल 19 को भी आप लगभग उनसे क्या करते हो? छीनने का प्रयास करते हो। उनको बोलने का अधिकार क्या देते हो? कम देते हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं सोसाइटी के अंदर क्या है? कंसर्न। तो ट्रांसजेंडर डे कितना आता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे 31 मार्च को आता है। 31 मार्च को आता है। अब इनके सर का क्या बोला कि जो एक तो क्या है डिस्प्यूट लीगल एडवांसमेंट सच एज द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 के अंदर बनाया गया था। फिर भी इनके अंदर इफेक्टिव तरीके से ये क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारे जैसे वीक इम्प्लीमेंट्स है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 2024 के महीने फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेडी आदमी वो का नाम से पुलिस बनी थी ट्रांसजेंडर पहली पुलिस यूपी पुलिस में कुछ दिन पहले ही। अब देखो दिसंबर के अंदर नेशनल पोर्टल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन रिसीव्ड 24,115। ये कितने इतने तो क्या है ट्रांसजेंडर हैं। अरे लेकिन इनके पास आइडेंटिटी कार्ड कितने के पास है? जो 15,800 के पास ही है। अब ये क्या है इनके मतलब पूरी तरीके इनके पास ना तो कार्ड है ना आइडेंटिटी कार्ड है ना इसको स्कूल के अंदर क्या लेते हैं एडमिशन भी लेते हैं तब भी इनके अंदर क्या आती है हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं तो भी क्या आती है दिक्कत है। हर जगह आइडेंटिटी कार्ड ये लेते हैं लेकिन उनके पास ये चीज़ें हैं नहीं। तो उनका क्या है जो प्रोविजन है एड्रेसिंग द हैरेसमेंट और पुलिस हैरेसमेंट और द फैमिली रिजेक्शन। ये तो क्या है जो पुलिस वाले क्या करते हैं वो तंग विंग करते हैं। जो फैमिली रिजेक्शन जो फैमिली वाले जैसे ट्रांसजेंडर कहीं पे हो जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं उनको रिजेक्ट करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। और एंड सोशल स्तर पर भी क्या किया जाता है इनके साथ व्यवहार भी ये किया जाता है। इकोनॉमिक जो क्या करना चाहिए इनको इकोनॉमिक आधार पर क्या करना चाहिए एम्पावर करना चाहिए। और जो ह्यूमन नेशनल जो 2018 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है कि 92% ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैमिली टू सेक्स वर्क। 92% क्या है उनके पास तो क्या ही नहीं है रोजगारी नहीं है वो उनके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते ये सारी चीज़ें। तो ट्रांसजेंडरों का कब आता है 31 मार्च को। इनके आधार पर सामाजिक आधार पर आर्थिक आधार पर धर्म मतलब सामाजिक आधार पर राजनीतिक सबके आधार पर क्या किया जाए भेदभाव किया जाए। समाज इनको कैसी भावना से देखता है हीन भावना से देखता है। और लोग स्कूलों के अंदर
हॉस्पिटल्स के अंदर इनको एडमिशन या मतलब भर्ती होने के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। इनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो आइडेंटिटी कार्ड क्या किए जाने चाहिए, सुनिश्चित किए जाने चाहिए, क्या किए जाने चाहिए, जिससे इनका क्या हो, मतलब जो सोशल या इनके आधार पर क्या ना हो, शोषण ना हो, और क्या किया जाए, इनको भी बराबरी का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। ठीक है आधार कार्ड तो वही बात है। सारे